सभी का लक्ष्य कार्यक्रम में स्वागत है। जब भी किसी देश या प्रदेश के विकास की बात होती है तो हमारे मन में कई तस्वीरें उभरती हैं, जैसे वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ की इमारतें कैसी हैं, या फिर हम जब कहीं सैर को जाते हैं तो लौटने के बाद भी हम उस शहर के सुंदर भवनों को मन में कैद कर ले आते हैं। चाहे वो मुगल काल का ताजमहल हो या फिर मुंबई का मॉडर्न ताजमहल होटल, माउंट आबू का प्राचीन दिलवारा टेम्पल हो या फिर हमारे देश का भव्य संसद। पता है बच्चों, इन सब में कॉमन चीज क्या है? वो है इन सुंदर भवनों का आर्किटेक्चर और प्लानिंग। सोचो, उन आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स को कितना अच्छा लगता होगा जब उनके डिजाइन किए गए भवनों की प्रशंसा होती है। क्या आपके मन में भी आर्किटेक्ट बनने की इच्छा हो रही है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, है ना? कैसे बन सकते हैं, क्या पढ़ना होगा, क्या क्या स्कोप है? आपके मन में उठ रहे इन सवालों के जवाब के लिए हमने आज आमंत्रित किया है दो सफल युवा इंजीनियर्स को, स्मार्ट सिटी फेलो प्रिया उपाध्याय और आर्किटेक्ट अनुष्कृत सिंह। अनुष्कृत सिंह और प्रिया उपाध्याय दोनों ने अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में एमटेक किया है। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। प्रिया, आपने बीटेक प्लानिंग में की है, जबकि अनुष्कृति ने आर्किटेक्चर में। क्या अंतर है दोनों कोर्सेज में? ज्यादातर देखा जाए तो जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम बिल्डिंग की बात करते हैं, किस तरीके से एक बिल्डिंग को सक्षम तरीके से बनाया जाए और उसको देखने में और स्ट्रक्चरली किस तरीके से सुंदर रखा जाए। और जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हम शहरी विकास या ग्रामीण विकास की बात करते हैं। तो प्लानिंग का मतलब अर्थ होता है कि आप ह्यूमन सेटलमेंट्स को किस तरीके से विकास की तरफ ले जाएं, जिससे कि ना कि पर्यावरण का नुकसान हो और ना इंसानों का। तो दोनों का मेलजोल जब हम करते हैं तो हम प्लानिंग की बात करते हैं। और एक और चीज शायद मेरे इसमें बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए और कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये कोर्स में भी अवधि का फर्क होता है। अगर मैं सही बोल रही हूँ प्रिया, तो शायद बी प्लानिंग की जो कोर्स होती है वो 4 साल की होती है और बी आर्क जो कोर्स है वो हालांकि है तो बैचलर्स ही कोर्स, बट 5 सालों का होता है। अच्छा, 1 साल का फासला है जी। आगे। तो अनुष्कृति, जब ये फासले की जब बात हो ही गई तो मैं जानना चाहूंगी कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। थोड़े डिटेल्स में क्या आप बच्चों को बताएंगी? तो आर्किटेक्चर अगर देखें तो आर्किटेक्चर एक तरीके से एक कला भी है और एक साइंस भी है। तो ये जो दो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ, तो इन दोनों टर्म्स को साथ में एक कोर्स में समाना एक बहुत ही कठिन कार्य कहा जाए तो होगा। बट होता यह है कि अगर ये 5 साल एक तरीके से एक लंबी अवधि होती है आपके क्रिएटिव, जो आपके अंदर आप एक क्रिएटिव अप्रोच है उसको पॉलिश करने के लिए। तो आप इस कोर्स में ज्यादातर करके एक स्टूडियो बेस्ड अप्रोच होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाली जो पढ़ाई होती है जो बीटेक के अन्य कोर्सेज में प्रायः होती है, ये टेक्स्ट बुक सिलेबस वाला कोर्स नहीं है। ये अगर आपके अंदर स्केचिंग, ड्राइंग, क्रिएटिविटी की आप के लिए आपके अंदर पैशन है और आप एक बिल्डिंग और एक स्पेस को अपने दिमाग में एक उसका एक चित्रित कर सकते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर तो उस चीज अपने उस पैशन को आगे एक करियर में बदलने के लिए आर्किटेक्चर एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और इस पढ़ाई का माध्यम बिल्कुल ही अलग होता है। तो जिन बच्चों को अगर किसी पढ़ाई एक
ट्रेडिशनल ढर्रे से पढ़ने की से बाहर निकल के अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है। और डिटेल्स में थोड़ी सी मैं बैचलर ऑफ प्लानिंग के बारे में भी जानना चाहूंगी प्रिया से। बैचलर ऑफ प्लानिंग भी जिस तरीके से अनुष्कृति ने बहुत ही सुंदर तरीके से आर्किटेक्चर को आप लोगों के सामने रखा है, बैचलर ऑफ प्लानिंग भी कुछ उसी ढंग से बना हुआ कोर्स है। जब हम पढ़ाई करने की बात करते हैं बैचलर ऑफ प्लानिंग में, तो वो भी टेक्स्ट बुक रिलेटेड कोर्स नहीं है। जब आप बैचलर ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं तो वो आपके नजरिए को इस तरीके से ढालता है कि आप छोटे से छोटे इंसान, एक सिंगल इंसान से लेके एक शहर तक, आप उस नजरिए को चेंज करते हुए किस तरीके से शहर का हम निर्माण करें कि सबके लिए वो फलदायक हो, सबको वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, उस तरीके से इस कोर्स को रचा गया है। इसमें जब शुरुआत में आर्किटेक्चर आया था तो उस समय पे आर्किटेक्चर खुद में एक नया कोर्स था, और उस समय जब शहरी विकास की बात हम करते थे तो आर्किटेक्ट्स जो होते थे वो पहले ऐसे लोग होते थे जिनको इस बारे में थोड़ा विजुअलाइजेशन करने में आसानी होती थी कि एक शहर को, एक बड़े स्पेस को किस तरीके से एक साथ लाया जाए। वैसे ही जब प्लानिंग का कोर्स आया तो उसको और थोड़ा डीपली कहेंगे कि डीपली वो समझने में आसानी हुई कि शहर के जो क्रियाएं होती हैं वो आर्किटेक्चर से थोड़ा सा और अलग और थोड़ा ज्यादा स्पेस में होती है। तो उस तरीके से इस कोर्स को रचा गया है 4 साल के फ्रेम में कहेंगे तो। इसका मतलब है कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो या फिर प्लानिंग की पढ़ाई हो, इनकी शैली अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिल्कुल ही अलग है। तो क्या क्या बिल्कुल ही अलग है और इसमें क्या अवसर की संभावनाएं हैं, करियर क्या पॉसिबिलिटीज हैं इनकी? आर्किटेक्चर में आपके पास दो बिल्कुल अलग बट अपने आप में दोनों ही बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। पहला, आप जब 5 साल का कोर्स खत्म करते हैं तो आपको आर्किटेक्ट AR.आर्किटेक्ट की एक आपको उपाधि मिलती है। इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री, ये आपकी प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे कि एक डॉक्टर या तो कोई एक लॉयर अपने प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकता है, ठीक उसी तरह आप एक आर्किटेक्ट की तरह अपनी एक प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है कोर्स की अवधि के दौरान ही। एक काफी 9 महीने और के 9 महीने या 10 महीने तक की एक ट्रेनिंग होती है, जो कि मेरे हिसाब से अगर 5 सालों के बाद ये 9 महीने की ट्रेनिंग होती है उसी कोर्स 5 सालों के भीतर ही ये एक सेमेस्टर या 1.5 सेमेस्टर जितने लंबी ये अवधि की एक ट्रेनिंग होती है कोर्स के अंदर ही, तो ये भी होती है। और इसके बाद आप किसी फर्म के साथ भी प्रैक्टिस करके अपनी इस नींव को, पकड़ को और मजबूत कर सकते हैं अगर आप इस अपने प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करना चाहें। नहीं तो उसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे सभी स्टेट्स में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, CPWD है। गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, हर जगह आर्किटेक्ट्स के जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होती है। इसके अलावा प्राइवेट काफी सारी बड़ी फर्म्स हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, इवन MNC लेवल की फर्म्स आर्किटेक्चर की इंडिया में प्रवेश कर चुकी हैं। तो स्केल चाहे जो भी हो, आपकी रुचि चाहे जो भी हो, आप उस तरीके से, क्योंकि आर्किटेक्चर भी अगर देखा जाए तो बहुत ही अलग अलग शैली की होती है, तो सबकी अलग अलग उसमें रुचि होती है। उसके अनुसार अपनी रुचि के फर्म्स में आप अप्लाई करके, आर्किटेक्चरल फर्म्स कहते हैं इन्हें, कंपनीज नहीं बोलते हैं, ये थोड़ी हमारी टर्मिनोलॉजीज अलग होती हैं। तो उसमें आप एज जूनियर आर्किटेक्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी स्मार्ट सिटीज के नए हमारे इसमें भी आर्किटेक्ट्स की काफी सारी ओपनिंग्स रही हैं। तो बहुत सारी अलग अलग
तरीके की अपॉर्चुनिटीज एज एन आर्किटेक्ट आपके पास हैं? अनुष्कृति की बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होंगे आपसे ये बातें सुनकर। हाँ प्रिया, शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं। मैं कहना चाह रही थी कि अनुष्कृति की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब हम प्लानिंग के कोर्स के बाद की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे नए रास्ते अब भारत में खुल चुके हैं कि प्लानर्स को एक अलग जगह मिलती है, जिसमें वो जूनियर प्लानर की उपाधि ले सकते हैं। वो किसी भी शहरी विकास की जो भी एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज हो गई, नगर पालिकाज हो गई, या फिर डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज जैसी स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज होती हैं, या फिर हम नेशनल लेवल जाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, या किसी भी मिनिस्ट्री में जो भी शहरी विकास में काम कर रहे हैं, उन सारी मिनिस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है बैचलर्स के बाद ही बच्चों के लिए। उनमें वो डायरेक्ट अप्लाई करके और जूनियर प्लानर्स की पोजीशंस पे अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। सच में ये बहुत ही सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि भारत में कौन से ऐसे संस्थान हैं जहां आर्किटेक्चर और प्लानिंग की पढ़ाई होती है, स्पेशली जो नेशनल लेवल के कौन से श्रेष्ठ कॉलेजेस हैं जहां इनकी पढ़ाई अच्छी होती है। ये हम कह रहे आर्किटेक्चर और प्लानिंग ज्यादातर नेशनल स्कूल्स जो हैं, जो नेशनल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कहते हैं, वो एक ही हैं इनके लिए। ये दोनों कोर्स अलग हैं, पर ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जो आर्किटेक्चर ऑफर करते हैं वो प्लानिंग भी का भी ऑप्शन देते हैं। जैसे हम नेशनली देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जिसके 4 ब्रांचेस हैं, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा और सबसे मान्य माना जाता है जब हम आर्किटेक्चर और प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि वो उसकी शुरुआत ही आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए हुई थी। उसके साथ साथ सेप्ट, मानित, बीआईटी, इस तरीके के काफी राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे से इस कोर्स को आपको एक ऑप्शन की तरह देते हैं। और इसके अलावा आई थिंक बहुत सारे एनआईटीज और आईआईटीज 2 हैं मेरे जानकारी में, आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर, इनमें भी ये 2 आर्किटेक्चर बीआर की कोर्स तो है, और एनआईटीज, बहुत सारे एनआईटीज में बीआर की कोर्स भी उपलब्ध है। तो जब कॉलेजेस कम है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा होता होगा, तो बच्चों को इसमें जाने के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी, क्या क्या पढ़ना होगा, या फिर इसकी जो एडमिशन की प्रक्रिया ये कैसी है? जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो आप राष्ट्रीय स्तर पर जेईई दे सकते हैं, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। उसी के अंतर्गत आप आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों के लिए ही आप दोनों ही कोर्सेज को चुन सकते हैं। इसके अलावा नाटा करके एक नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसकी प्रिपरेशन बच्चे कर सकते हैं, और उसके द्वारा वो इस तरीके के राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस में दाखिला ले सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे स्टेट जो हैं, जो हमारे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो कॉमन स्टेट्स के लिए होते हैं, जैसे तमिलनाडु में होता है, यूपी में होता है। ये भी आर्किटेक्चर और प्लानिंग का कोर्स उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लोगों को, बच्चों को मुहैया करवाते हैं। इनके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है, जो कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस हैं आर्किटेक्चर और प्लानिंग के, उनके खुद के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू बच्चे इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। नाटा पे जो है उसे थोड़ा डिटेल्स में अगर बताएंगे तो बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे। एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल जी। सो नाटा जो एग्जाम है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है
जो जेई से अलग है, जेई में जो बैठते हैं बच्चे, उनकी प्रोसेस एक तरीके से, जो जेई के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उनमें नेचुरली आप उसमें बच्चे उसके लिए नेचुरली इनरोल हो जाते हैं। बट नाटा का की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, क्योंकि नाटा में आप एग्जाम अलग देते हैं और नाटा में जो स्कोर आपको प्राप्त होता है उसके बेसिस पे आप अपने चुनिंदा कॉलेजेस में अप्लाई अलग से करना होता है। तो इस प्रक्रिया के लिए मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो पहले से अपने लिए एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, अपने टारगेट को क्लियर पहले से बना लें, अपनी कॉलेजेस की लिस्ट तैयार कर लें और उनके साथ किन कॉलेजेस में ये स्कोर के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं या सेप्ट हो गया, सेप्ट की अलग से एंट्रेंस की प्रक्रिया होती है और सेप्ट काफी पुराना और इस्टेब्लिश्ड और काफी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट अगर बच्चे पहले बना लें और उनकी एंट्रेंस की तैयारी करें विथ नाटा स्कोर, तब वो बहुत आपको अपने गोल को फोकस करने के लिए हेल्प करेगा। और उसके अलावा अगर नाटा एग्जाम की प्रक्रिया की बात करें तो ये 2 पार्ट में विभाजित होता है। तो पार्ट ए में जो होता है वो ड्राइंग की टेस्ट होती है, आपकी ड्राइंग कैपेबिलिटीज जो हैं वो एक कुछ घंटों का, 1-2 घंटों का टेस्ट होता है ड्राइंग का। और सेकंड पार्ट में आप इस कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपके एप्टीट्यूड की टेस्ट होती है, विच इज जनरल एप्टीट्यूड। तो ये 2 अलग अलग पार्ट में विभाजित कोर्स है, इनकी पूरी सिलेबस अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इसको अगर बच्चे पहले से देख करके उसके अनुसार तैयारी करके अगर नाटा दें तो अच्छे स्कोर के साथ अपने मनपसंद कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो समझ में आ रही है कि ड्राइंग अगर बढ़िया हो तो बच्चे आ सकते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जरूरत है। ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ये क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है? जनरल एप्टीट्यूड आपके इंग्लिश, मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग इन और आपकी डिजाइन, मतलब इंग्लिश में स्कोर होना जरूरी है? हाँ, बेसिकली एप्टीट्यूड में आपका मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें बच्चों को लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ता है। हाँ जी, हाँ, तो ये अनुष्का इसके लिए कोई अलग नहीं होता। एप्टीट्यूड आपने जो पढ़ाई करी है और जो आपने अपना गेन किया है 12 सालों में अपने स्कूलिंग करियर में, ये बस उसका एक जनरल सा टेस्ट होता है। उस हिसाब से अगर बच्चे ठान ले मन में तो ये मंजिल दूर नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे बिहार के हैं, तो क्या बिहार में आर्किटेक्चर के कोई अच्छे कॉलेज हैं या फिर प्लानिंग के अच्छे कॉलेज हैं क्या? जी, बिहार में वैसे देखा जाए तो हमारे पास 2 काफी बड़े और अच्छे कॉलेजेस हैं। एनआईटी पटना में बी आर्क की कोर्स है और इसके अलावा बीआईटी मेसरा की जो पटना ब्रांच है उसमें भी ये बी आर्क की कोर्स की पढ़ाई काफी अच्छी तरीके से होती है। हमारे पास कॉलेजेस बहुत नहीं है बिहार में, तो इसलिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें थोड़ा चेस करना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं तो बिल्कुल आप बाहर जाएं, बाहर के कॉलेजेस में अप्लाई करें और इस कोर्स को आगे परस्यू करें। हमारे इस कार्यक्रम को क्लास 8 के बच्चे, 9th के बच्चे, 10th, 11th, 12th सभी बच्चे देख रहे हैं। तो अगर सच में इसमें उनको आने की इच्छा हो रही हो, और बहुत मुझे लगता है आप दोनों से बातचीत सुनकर उनमें एक्साइटमेंट भी हो रहा होगा, तो कौन सा एक अच्छा समय है जब उनको इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए तैयारी की? क्लास 10th से या फिर 11th के बाद या फिर 12th के बाद, कौन सा एक जो कक्षा है जहां से इनको सीरियस हो जाना चाहिए? मेरी मान्यता में जब प्लानिंग के लिए हम अप्लाई करते हैं तो मैथमेटिक्स कोर कोर्स होता है जिसकी ज़रूरत है आपको किसी भी प्लानिंग कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। अगर आप
आपके पास मैथमेटिक्स का चॉइस नहीं है तो आप प्लानिंग के कोर्स में अप्लाई, बैचलर ऑफ प्लानिंग के कोर्स में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से उनको 10वीं क्लास से ही इस चीज की प्रिपरेशन, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि हाँ हमारा ये गोल है। साथ ही साथ बच्चों को मैथमेटिक्स के साथ साथ जनरल नॉलेज, जिसे हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें, जनरल नॉलेज गैदर करें कि क्या हो रहा है हमारे शहरों में, क्या हो रहा है हमारे राष्ट्र लेवल पे, कौन से मिशन आ रहे हैं, इन सब की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये सारे कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनकी तैयारी उन्हें 10वीं 9वीं क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल्कुल, ये सेम अप्लाई होता है, ये सेम अप्लाई होता है आर्किटेक्चर के लिए भी, क्योंकि आर्किटेक्चर के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है, यही आपकी एलिजिबिलिटी होती है। और 50% की एलिजिबिलिटी होती है नाटा के लिए भी और जेई के लिए भी। तो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि 10th के बाद ये निर्णय कर ले कि ये कोर्स करना है, वरना अगर कोई भी और कॉम्बिनेशन लिया तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। तो 10वीं कक्षा मेरे हिसाब से एक सही समय है। जैसे कि प्रिया की बातों से मुझे लगा, और जैसे अनुष्कृति ने कहा, तो अनुष्कृति ने कहा कि जनरल एप्टीट्यूड की बात की और प्रिया ने कहा कि करंट अफेयर्स को भी उसमें जोड़ा। तो ये क्या एडेड है या फिर दोनों में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? करंट अफेयर्स जनरल एप्टीट्यूड में जनरली करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होता है। तो जब जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है तो एक कोर्स का सिलेबस का गाइडलाइन जो है वो बच्चों को दिया जाता है कि ये आपका सिलेबस होगा इस एंट्रेंस एग्जाम में। उस जनरल एप्टीट्यूड में परसेंटेज रहता है कि आपका करंट अफेयर्स का परसेंटेज इतना होगा, लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग इतना होगा और इंग्लिश का इतना परसेंटेज होगा। तो ये इंक्लूडेड ऑलरेडी उसके अंतर्गत ही आता है। तो इसका मतलब है कि बच्चों को क्रिएटिव होना होगा, साथ ही साथ आसपास क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर इसकी तैयारी हो तो बच्चे बिल्कुल इस फील्ड में आ सकते हैं और ये फील्ड उनका स्वागत करेगा। शायद ऐसा ही आप दोनों कहना चाह रही बच्चों को। जी। अभी जैसे हम लोगों को पता चला कि इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है और क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है, कितनी तगड़ी ये कंपटीशन भी है, लेकिन सबके मन में शायद ये आ रही होगी बात कि एक बार एडमिशन हो जाए तब तो फिर मस्ती ही मस्ती। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, प्रिया और अनुष्कृति, कि कॉलेज में एडमिशन के बाद वहां का जो आपका 4 साल और 5 सालों का टेन्योर रहा वो कैसा रहा? कॉलेज में जाने के बाद अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम मस्ती करेंगे और हम घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा होता है। पर मैं कहूँगी कि टेक्निकल कोर्स जो हम बीटेक को आज तक मानते आए हैं, जो हम इंजीनियरिंग को आज तक मानते आए हैं, वो अलग तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। उसी तरीके से बी प्लानिंग का जो कोर्स है या बी आर्किटेक्चर का जो कोर्स है वो इस तरीके से रचा गया है कि जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि ये टेक्स्ट बुक पढ़ाई नहीं है। हम टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ते, हम क्लासरूम्स में नहीं पढ़ते, तो हमें हमेशा इस तरीके के असाइनमेंट्स मिलते हैं जिसमें हम बाहर जाके अपने हिसाब से दुनिया को देखें, दुनिया को समझे, अपनी मस्ती करें, घूमे फिरें जैसे अडल्ट हैं, और इस तरीके से शहर को इस नजरिए से देखें कि कैसे एक छोटे वर्ग से लेके एक बड़े वर्ग तक लोग साथ में रहते हैं, किस तरीके से शहर को किसी तरीके से रचा जा सकता है कि उसकी खामियों को कम करके उसकी अच्छाइयों को बढ़ाया जा सके। तो ये हमारा नजरिया होता है। ये नजरिया जब हम डेवलप करते हैं तो वो किताबों के थ्रू नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से ये कोर्स रचा गया है। हमें कभी नहीं बोला जाता कि आप फलाना किताब पढ़िए, आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा। हमें बोला जाता है कि आप बाहर जाइए,
आपके 8 कोर्स हैं एक सेमेस्टर में। इन 8 कोर्स में आपके 8 असाइनमेंट है जो एकदम अलग हैं पर एक दूसरे से जुड़े हुए। तो आप जाइए और आप अपने नजरिए से देखिए कि ये कैसे हो सकता है, उस नजरिए को डेवलप करिए, अपने ड्राइंग बोर्ड पर आइए, उस शहर को डेवलप करिए अपने नजरिए से, और फिर उसी के बेसिस पे आपके अक्सर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं। तो ये खुद में एक अलग अनुभव और अलग मस्ती है। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपको बंक करके जाना है, टीचर्स खुद ही बोल देते हैं जाओ बेटा अभी असाइनमेंट करना है, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, घूमो फिरो। तो वो एक अलग तरीके की पढ़ाई जो है प्लानिंग में की जाती है। तो ये मेरा, एक प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही हाँ, प्रैक्टिकल। बहुत प्रैक्टिकल। आप मानिए कि अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि थ्योरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको मैथ्स के फॉर्मूले, मैथ्स का एप्लीकेशन भी आना चाहिए, वो है। वो प्रेशर शायद उस तरीके का नहीं है जैसे हम दूसरे एग्जामिनेशंस में देखते हैं। वो प्रेशर अलग तरीके का है, उसको आप अपनी समझ के अनुसार ढाल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किताबों में घुसने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रेशर है, 80% कहूंगी मैं प्रैक्टिकल है, तो 20% थ्योरी भी है। पर आप 20% थ्योरी हैंडल कर सकते हो 80% प्रैक्टिकल के साथ, तो उस तरीके का जो कुछ की पढ़ाई होती है उसकी 80% प्रैक्टिकल के बाद आप बिल्कुल ही खड़े उतरते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मुझे लगता है अनुष्कृति भी कुछ सुनाना चाहेंगे अपने कॉलेज के अनुभव। जी बिल्कुल। तो आर्किटेक्चर भी जैसे प्रिया ने बताया एक बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है, एक जिसमें थियोरी की मात्रा काफी बैलेंस तरीके से सजाई गई है। और मेरे अनुभव में क्योंकि ये काफी लंबा एक 10 सेमेस्टर 5 साल का कोर्स होता है, तो अगर आप किसी दूसरे नए शहर में जाकर के ये ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं, और मेरे लिए तो पर्सनली अगर देखा जाए तो मेरे लिए भाषा भी बिल्कुल अलग थी। मैंने महाराष्ट्र में करी थी, तो बिल्कुल नई भाषा, नए लोग, ऐसे सिचुएशन में जब आप पढ़ाई करते हैं तो, और कोर्स की डिमांड ये होती है कि आप बाहर जाकर के, जैसे प्लानिंग में बताया प्रिया ने, वैसे ही आर्किटेक्चर में भी आप बाहर जाकर के बाहर के एनवायरनमेंट को समझ करके, अपने साइट को समझ करके, अपने क्लाइंट को समझ करके, ये सब चीजें बहुत इंटरैक्टिव प्रोसेस की अगर कहा जाए तो ये एक होता है। और एक काफी सारी फील्ड वर्क, फील्ड स्टडी भी होती है, जिसमें आपको कॉलेजेस आपको लंबी ट्रिप्स, सेटलमेंट स्टडीज वगैरह के लिए लेके जाते। जैसे हमें हिमाचल में हमारी पूरी क्लास नहीं भी तो कम से कम हम 70 बच्चे हमारे प्रोफेसर्स के साथ हम 15 दिन एक हिमाचल के गांव में हमने डॉक्यूमेंटेशन करी। ऐसे ही हमने और अन्य कई जगह हलान, फिर पैठन, अलग अलग जगह जाकर के, क्योंकि आप जब तक आप अलग अलग क्लाइमेट को नहीं समझेंगे, अलग अलग टेरेन को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस तरीके से उस जगह के लिए डिजाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने घर से बाहर निकल के, अपने स्टूडियो से बाहर निकल के, ये कोर्सेज आपको ऐसे ऐसे मौके देता है कि आप बहुत ही मजेदार तरीके से अपनी पूरी इमेजिनेशन को लगा करके, अपनी पूरी क्रिएटिविटी को लगा करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। मस्ती इस कोर्स में मैं बोलूं तो डिजाइन कर दी गई है इस कोर्स के पूरे पाठ्यक्रम में। लेकिन एक चीज है जो बहुत जरूरी है कि इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि ये एक इमर्सिव प्रोसेस कहा जाए, ये एक इमर्सिव प्रोसेस होता है, जब तक आप उसके अंदर डूबेंगे नहीं तब तक आपके अंदर से वो क्रिएटिविटी का रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो इस काम में काफी लंबा समय लगता है, तो वो लॉन्ग आवर्स जो होते हैं, लंबे समय के लिए आपको काफी काम करना पड़ता है। आप रात रात भर भी बच्चे काम करते हैं, आर्किटेक्चर कॉलेजेस में नजर आते हैं। सबमिशन होती है क्योंकि, और वो सबमिशन की डेडलाइंस भी होती हैं जो आपको मीट करनी होती हैं। तो इसलिए लंबा समय होता है। जब तक आप उस काम से प्यार नहीं करेंगे तो उसके लिए वो समय नहीं दे पाएंगे, और जब तक समय नहीं देंगे तो ये सारी मेहनत आपकी वो यूजफुल नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें, प्रोसेस में पूरा डूब जाएं, उसमें रम जाएं, तो आप बिल्कुल उसमें उस कोर्स की पूरी तरीके से उसका रस आप और ले सकते हैं और उसको पूरी तरीके से अपने करियर में उसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब एकदम पैशनेटली उसमें घुल जाना है, और जितना ज्यादा पैशन के साथ काम करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम काम को एंजॉय करना शुरू करते हैं, और जब हम काम को एंजॉय करना शुरू करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते भी हैं। तो शायद यही मंत्रा है जो 5 साल और 4 साल का जो हमारा ग्रूमिंग होता है उसमें। मैं समझती हूँ कि बच्चे बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो रहे होंगे आप दोनों को सुनकर, लेकिन एक मन में मेरी बात आ रही है कि सपोज कोई अगर बी आर्क नहीं कर पाया या फिर बी प्लानिंग नहीं कर पाया, लेकिन उसके मन में बहुत इच्छा है आर्किटेक्ट बनने की या फिर प्लानिंग पढ़ने की, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद इस फील्ड में आ सके? प्लानिंग में आपके लिए ये ऑप्शन खुला रहता है। प्लानिंग में आपके लिए ऑप्शन बी प्लान तक सीमित नहीं है। भारत में इस तरीके से हम आगे की पढ़ाई को नहीं रोकते हैं कि आपने अगर इंजीनियरिंग करी है तो आप आगे किसी और कोर्स में एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, जब आप कोर प्लानिंग, फिजिकल प्लानिंग हम जिसे कहते हैं कि आप शहर की योजना बना रहे हैं, आप शायद उसमें उतना रम ना पाए, उसके लिए आगे ना बढ़ पाए। पर प्लानिंग खुद में एक बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा फील्ड है। इसके लिए आप रिसर्च में जा सकते हैं। जैसे मेरा मास्टर्स अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में है, जो टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज प्रोवाइड करता है। ऐसे कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं जिनमें आप इंजीनियरिंग या किसी भी ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी या किसी भी इस तरीके के कोर्स से आपने बैचलर्स किया है और आप आगे प्लानिंग को पढ़ना चाहते हैं कि शहर का विकास या हमारे ग्रामीण का विकास कैसे होता है, तो आप ऐसे कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं जिसमें आपको रीजनल प्लानिंग, जिसे हम कहते हैं कि आप शहर को छोड़ के आसपास के एरिया को भी पढ़ते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में जा सकते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है पहले या इंजीनियरिंग किया है किसी भी फील्ड में, तो आप ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स में, जिसमें आप परिवहन कैसा हो शहर का उसकी प्लानिंग को पढ़ते हैं। तो प्लानिंग के इस तरीके से अनेक प्रकार के ब्रांचेस जो हैं वो हैं। इसमें रिसर्च का एक ऑप्शन जो है वाइडली ओपन, जैसे हम कहते हैं, बहुत ऊंचे स्तर पर प्रोवाइड किया जाता है भारत में। जो किसी भी फील्ड से आया हुआ इंसान मास्टर अगर अर्बन डेवलपमेंट में या शहरी विकास में या ग्रामीण विकास में, तो रिसर्च की फील्ड में जा सकता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये रिसर्च फील्ड अवेलेबल कराते हैं, और इसके बाद नौकरी भी ऐसी ही फील्ड में कर सकता है जिसमें वो पब्लिक पॉलिसी जैसी चीजों, भारत आई हुई स्कीम्स, स्वच्छ भारत अभियान जैसी स्कीम्स जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा टीम लगता है। ऐसे प्रकार की नौकरियों की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप निराश हो जाएं, हताश हो जाएं कि आप भी प्लानिंग नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बी टेक प्लानिंग करके, टाउन प्लानिंग करके, या बी टेक रूरल प्लानिंग करके भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो भारत में अवेलेबल हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो 3 साल का प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को, जहाँ पे आप बीएससी सोशियोलॉजी, बीएससी ज्योग्राफी, बीएससी कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज में। उस तरीके के कोर्सेज भी प्लानिंग की तरफ आपका एक रास्ता खोल देते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपना पाथ पकड़ सकते हैं कि अगर आप बहुत रुचि रखते हैं कि और बहुत इंटरेस्ट है आपका इस फील्ड में जाने का, तो काफी सारे ऑप्शंस है प्लानिंग के लिए।
प्रिया एंड अनुष्कृति, आपने दोनों ने ही एमटेक किया अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में, तो ये सुनने में ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आप दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि अगर कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर किसी वोकेशनल कोर्स का, तो क्या वो एलिजिबल हो सकता है इस तरह के मास्टर करने के लिए? हाँ, अगर हम अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट की पर्टिकुलरली बात करें, जो टेरी प्रोवाइड करता है, उसमें कोई भी बच्चा जिसने 3 साल से लेके 4 साल का बैचलर्स का कोर्स किया हो और इस कोर्स में इंटरेस्ट रखता हो, वो अप्लाई कर सकता है। इसके लिए प्रोसेस होता है कि उनको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटीज लेते हैं वो उनको देना होता है। उसको पास करने के बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जिसमें, क्योंकि ये मास्टर्स लेवल का कोर्स है, तो जिसमें उनका नजरिया क्या है या वो क्या आगे अपने लिए देखते हैं या किस तरीके से वो इस कोर्स को आगे अपने करियर में यूटिलाइज करना चाहते हैं, उस चीज को परखने के लिए ये इंटरव्यू होता है। और उसके अनुसार कुछ सीट्स जो अलॉटेड होती हैं इस कोर्स के अंतर्गत, उसके हिसाब से आपका जो एडमिशन होता है वो इस कोर्स में हो सकता है। जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, जैसे कि 2 साल का डिप्लोमा या 1 साल का डिप्लोमा, वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। उनको प्लानिंग, बैचलर्स ऑफ प्लानिंग या बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में अप्लाई करना होगा। वो मास्टर्स कोर्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो जाते जाते मैं चाहूंगी कि प्रिया कुछ मैसेज दें, अनुष्कृति आप भी हमारे बच्चों को कुछ मैसेज दें, उन्हें आखिर क्या करना चाहिए? मेरा बच्चों को बस यही मैसेज है कि मेरे खुद भी 2 छोटे भाई बहन हैं और वो खुद अभी 12वीं कक्षा पास करके कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। आप जब कोर्सेज की तरफ जाएं तो बहुत प्रेशर ना लें। बहुत प्रेशर लेने से आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी गलत चीजों में पड़ जाते हैं। ऐसा ना करें। आप अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं या प्लानिंग करना चाहते हैं या कोई भी कोर्स जो भी अवेलेबल है भारत में या भारत के बाहर आप वो करना चाहते हैं, आप उसको अपने ठंडे दिमाग से, अपने मन से सोचें और उसके बाद उसकी तैयारियां करना शुरू करें। जो बच्चे अभी 9वीं या 10वीं कक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं या जिनके 10वीं कक्षा के अभी परिणाम नहीं आए हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा सोचे, बहुत ज्यादा ना सोचे। ये सोचे कि क्या सब्जेक्ट लेने से उनको क्या फायदा होगा, क्या उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है या स्केचिंग में है, या वो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं या वो सिर्फ कुक बनना चाहते हैं। क्योंकि हमारा भारत अभी इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे लिए हर एक चीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वो बहुत प्रेशराइज खुद को ना करें और जिस भी कोर्स में जाना चाहें उसको धीरे धीरे करके हर एक स्टेप बाय स्टेप सोचे। एक साथ सारा सोच लेने से भी बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो पड़ता है। तो वो प्रेशर खुद पर ना डालें और स्वस्थ रहें और अच्छा करें अपनी जिंदगी में। बिल्कुल, जो सबसे अच्छी बात रही प्रिया, आपके बच्चे आप भी जान लें कि आपको जो भी डिसीजन लेना है बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ये नहीं कि किसी ने किया तो मुझे भी करना चाहिए। साथ ही साथ देखना होगा कि आप उस कोर्स के लिए पैशनेटली फील कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट है आपका, तभी उस कोर्स का चुनाव करना चाहिए। तो अनुष्कृति, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके पास कुछ मैसेज है बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी कोर्स आप चुने वो जान ले वो काम आप जिंदगी भर करने वाले हैं, तो उससे प्यार करना बहुत जरूरी है।
आप डे 1 से उस कोर्स के लिए, अगर आपके दिल में, आपके जहन में ये जरूरी नहीं है कि आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स कौन से कोर्स कर रहे हैं, इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वास्ता होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिल से, क्योंकि वो चीज अगर आपके दिल से करीब है तो वो आप उसमें पूरी मेहनत डालेंगे और आज नहीं तो कल वो आपको निखर के दिखेगी आपकी मेहनत। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत दिमाग से सोचे, बट साथ ही मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पर्सनली हर एक अपने डिसीजन बिल्कुल दिल से लेती हूँ, तो बच्चों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि अपने करियर को अपने दिल से चुने और उसमें पूरा मजा ले, क्योंकि काम को जब एंजॉय करेंगे तभी उस काम में हम आगे सक्सीड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रिया कि जब तक हम अपने काम से प्यार नहीं कर पाए, और प्लस हमें ये देखना होगा कि जिस चीज का चुनाव हमने किया उसे मुझे जिंदगी भर प्यार करना होगा, यानी कि कुछ दिन बाद हम बोर हो जाए, तो ये बहुत जरूरी है। यानी ठंडे दिमाग से सोचना होगा प्रिया के अनुसार, और साथ ही साथ अनुष्का ने कहा कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करना होगा, तब जाकर हमारे सच में हम सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज हमारे जो यहाँ बच्चे देख रहे हैं उनमें से कई आर्किटेक्ट बनने वाले हैं, कई प्लानर्स बनने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमसे बातचीत के लिए प्रिया और अनुष्कृति को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके।
दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें
www.nif.org.in/inspire-awards. आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।